आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। यूट्यूब चैनल का नाम डॉक्टर अशोक IAS एजुकेशन है। आज आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास का संक्षिप्त में परिचय देने के लिए जा रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कई विषय वस्तु का उल्लेख इतिहासकारों ने किए हैं। उन कई विषय वस्तु के अंतर्गत पाषाण काल है और पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में विभाजित किए हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल। पाषाण काल किस काल को कहा जाता है? जिस काल में मनुष्य पत्थर का उपयोग अपने जीवन में तरह तरह से करते थे, उस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया। एक समय ऐसा संपूर्ण संसार में रहे हैं जहां मनुष्य जो है केवल पत्थर का उपयोग ही जानते थे और किसी धातु का उपयोग पहले नहीं जानते थे। दूसरा युग प्रारंभ होता ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य जो है, मानव जो है तांबे धातु का उपयोग तरह तरह के अपने जीवन में करते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सिंधव सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। सिंधु घाटी जो सिंधु नदी के किनारे के साथ साथ है भारत और पाकिस्तान के कई एरिया में पाए गए, और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, इस संस्कृति के अंतर्गत पुरातत्व विद्वानों ने कई नगर की खुदाई की है। तो आप लोगों को अब सिंधु घाटी के प्रमुख नगरों का नाम का उल्लेख कर रहे हैं। प्रमुख नगर सिंधु घाटी के समय में कौन कौन थे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हड़प्पा, और हड़प्पा जो कि पाकिस्तान और रावी नदी के किनारे उत्खनन में 1921 में उत्खनन की गई थी 1921 में। उसी तरह से मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी के नदी के किनारे पाए गए, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में की गई। तो इसी के साथ कई नगर पाए गए, जैसे कि उदाहरण क्रम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, उसके रोपर, धोलावीरा, आलमगीर, बनवाली, ये सभी नगर सिंधु घाटी के समय में पाए गए। और इस सभ्यता का विस्तार जो है पाकिस्तान और भारत दोनों क्षेत्रों में मिले हैं। और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक सिंधु घाटी के नगर जो है पाए गए। तो अब सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण थे? अब सिंधु घाटी के पतन के पीछे विद्वानों ने तरह तरह के अपना तर्क दिए हैं। तो किसी इतिहासकारों का विचार है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी नष्ट हो गए, और किसी का विचार है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी नष्ट हो गए, और किसी का विचार है कि बाहर से कोई आक्रमण किए जिसके कारण कि सिंधु घाटी नष्ट हो गए, और किसी का विचार है कि बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु घाटी नगर जो सभ्यता थी पतन हो गए, और किसी का विचार है कि भूकंप के आने से सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो खत्म हो गए।
तो इस तरह से अभी आप लोगों को सिंधु घाटी के विषय में संक्षिप्त रूप में चर्चा जो है कर रहे थे। अब आप लोगों को बता रहा वैदिक काल। वैदिक काल किसको कहा जाता है? वैदिक काल किसको कहा जाता है? देखिए, आप लोगों को हम यहाँ एक बता देते हैं, जो भी हम संक्षिप्त में उल्लेख कर रहे हैं ना, आपके परीक्षा के दृष्टि से कर रहे हैं, और जहाँ से प्रश्न प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास का संपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो वैदिक काल, वैदिक काल किस काल को कहा जाता है? तो वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिस कालों में चारों वेदों की रचना की गई, उस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने वैदिक काल, संपूर्ण वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से BC से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को माने हैं। और वैदिक काल को विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किए हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं। और उत्तर काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में 4 वेदों की रचना की गई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर से हम बोल देते हैं एक बार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेदों की रचना की गई। अब है कि वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, और वेद को श्रुति के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले लिखे गए, और अथर्ववेद जो है बाद में लिखेगा, ऐसा विद्वानों का विचार मत है। और ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो है ऋग्वेद को रखा गया है। और पूर्व वैदिक काल का अर्थ होता है कि ऋग्वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में केवल 1 वेदों की रचना की गई थी, ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की गई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चारों वेदों के 4 उपवेद भी है, चारों वेदों के। अब चारों वेदों के 4 उपवेद कौन कौन है? एक है ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये चारों वेदों के एक उपवेद है। और चारों वेदों के पुरोहित के नामों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम होता, और सामवेद के पुरोहित का नाम उद्गाता, और यजुर्वेद के पुरोहित का नाम अथर्वयु, और अथर्ववेद के पुरोहित का नाम ब्रह्मा। तो इस तरह अभी आपको संक्षिप्त रूप में वैदिक काल के विषय में आप लोगों को परिचय दिए। तो देखिए, इसके बाद है कुछ धर्म और दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस काल में कौन कौन धर्म, प्राचीन काल में किन किन धर्मों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको जैन धर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। और प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, और 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी। और ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में इतिहासकारों ने उल्लेख किए हैं।
और उसके बाद महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे और इसका बचपन का नाम वर्धमान था इनका बचपन का नाम। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजना या जिसको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाने जाते हैं। और जैन धर्म कालांतर में 2 भागों में विभाजित हो गए। विचारधारा को लेकर के जैन धर्म बाद में जा कर के 2 भागों में विभाजित हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए संक्षिप्त रूप में आप लोगों को जैन धर्म के विषय में उल्लेख किए, काफ़ी संक्षिप्त रूप में। जैन धर्म पर विशेष रूप से उल्लेख करेंगे तो समझिए कि कम से कम 10 घंटे लगेंगे। संक्षिप्त रूप में भी उल्लेख करेंगे ना जैन धर्म पर, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 15 घंटे लगेंगे। उसके बाद आपका पूरी तरह से जैन धर्म जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है खत्म होंगे। ये तो इंट्रोडक्शन अभी प्राचीन भारत के इतिहास का दे रहे हैं, संक्षिप्त रूप में दे रहे हैं। आप लोगों को अब बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध से होते हैं और महात्मा बुद्ध इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी और पत्नी का नाम यशोधरा। उसका पुत्र का नाम राहुल। और महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसको बौद्ध धर्म और दर्शन में महानिष्क्रमण के नाम से जाना गया। और जब महात्मा बुद्ध पहली बार सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश दिए सारनाथ में, तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने गए। और जब महात्मा बुद्ध अपनी शरीर का त्याग कर दिए और शरीर को त्याग करने के बाद बौद्ध धर्म और दर्शन में महापरिनिर्वाण के नाम से जाने गए। और बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म कालांतर में कई संप्रदायों में विभाजित हो गए, हीनयान और महायान। और उसके बाद चक्रयान, सहजयान, वज्रयान। और बौद्ध धर्म में प्रमुख रूप से 4 दार्शनिक संप्रदायों का भी उल्लेख मिलते हैं। 4 दार्शनिक संप्रदाय थे: व्यवहासिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवाद, और विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। और उसके बाद शून्यवाद, माध्यमिक, और माध्यमिक को शून्यवाद के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए थे, 4 आर्य सत्यों का। और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का भी बताए, दुखों से दूर कैसे मनुष्य हो सकते हैं, दुख का अंत कैसे हो सकते हैं। और दुख के अंत के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किए, बताए। अष्टांगिक मार्ग का जीवन में अपना करके मनुष्य जो है, मानव जो है, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो चले संक्षिप्त में अभी आप लोगों को बौद्ध धर्म के विषय में उल्लेख किए। उसके बाद प्राचीन काल के इतिहास में भागवत धर्म के विषय में भी उल्लेख मिलते हैं। भागवत धर्म के विषय में
उसके बाद शैव धर्म के विषय में भी प्राचीन भारत के इतिहास में उल्लेख मिलते हैं, और वैष्णव धर्म के विषय में भी प्राचीन काल के इतिहास में उल्लेख मिलते हैं। तो प्राचीन काल के इतिहास में 16 महाजनपद के विषय में भी उल्लेख किए गए हैं। 16 महाजनपद, आप लोग जानते हैं महाजनपद 16 था। जिस समय महावीर और बुद्ध के काल में, समय में, 6ठी शताब्दी में महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेख किए गए हैं। 16 महाजनपद के विषय में उल्लेख किए गए हैं। 16 महाजनपद का नाम का उल्लेख आप लोगों को कर रहे हैं। 16 महाजनपद कौन कौन था? तो अंग, मगध, मल, कोसल, पंचाल, कुरु, वज्जी, वत्स, सूरसेन, चेदी, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद है जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में उल्लेख मिलता है। और 16 महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी थी, और उनमें 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद का नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये 16 महाजनपद के साथ साथ 10 गणराज्य के विषय में भी उल्लेख मिलते हैं। 10 गणराज्य। तो अब आप लोगों को वंश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वंश और राजा। प्राचीन काल के इतिहास में वंश और राजाओं के विषय में उल्लेख मिलते हैं। तो प्रमुख राजाओं के विषय में उल्लेख करेंगे। प्रमुख राजाओं के विषय में उल्लेख करेंगे, सभी राजाओं का उल्लेख नहीं करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिए। जो आपके परीक्षा के दृष्टि से जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं राजाओं का नाम का उल्लेख करेंगे। ये आप लोग नहीं कहिएगा सर तो इस वंश में तो और राजा थे और राजा का तो नामे छोड़ दिए, और राजा के विषय में क्यों नहीं उल्लेख किए? तो इसलिए उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं चीज़ों के विषय में आप लोगों को उल्लेख कर रहे हैं और बाकी चीज़ों का छोड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सभी राजाओं का उल्लेख हम नहीं करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो हर्यक वंश बिम्बिसार ने स्थापित किए थे। हर्यक वंश, और बिम्बिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन, जो कि पाटलिपुत्र शहर को बसाए थे, ग्राम को। और उसके बाद हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम नागदशक था, और हर्यक वंश के प्रथम शासक का नाम बिम्बिसार, जिन्होंने हर्यक वंश स्थापित किए थे। और हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम नागदशक था। तो इस तरह से आपको अभी संक्षिप्त रूप में प्रमुख शासकों के नाम का उल्लेख किए। तो उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग माने जाते हैं। शिशुनाग, और शिशुनाग वंश के प्रथम शासक थे और ये संस्थापक थे। शिशुनाग के बाद कलाशोक का उल्लेख मिलता है, और कलाशोक के बाद उसके बाद जो शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक थे, ये अंतिम शासक नंदीवर्धन, ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। देखिए अभी आपको बार बार के न परीक्षा के उपयोगी के दृष्टि से हम शासकों का नाम बता रहे हैं, सभी शासकों के नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सर ने आप तो कई शासकों के नाम का उल्लेख छोड़ दिए। अब नंद वंश, और नंद वंश महापद्म नंद ने स्थापित किए थे, प्रारंभ किए थे। महापद्म नंद
महापदम नंद, ठीक है, ये संस्थापक थे नंद वंश के। इसमें घनानंद जो है सबसे शक्तिशाली राजा थे। घनानंद नंद वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं का नाम था घनानंद। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य के मदद से, अपने गुरु के सहायता से घनानंद जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, इनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश स्थापित किए। तो मौर्य वंश में जो प्रमुख शासक हैं उन शासकों का नाम चर्चा कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ये प्रथम शासक थे मौर्य वंश के। जो दूसरे नंबर पर शासक थे बिंदुसार। उसके बाद सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बाद भी कई शासकों का नाम का उल्लेख मिलता है। और जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक थे मौर्य वंश के। इस तरह से सम्राट अशोक मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजा थे। और अशोक ने अपनी बातों को पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े पत्थर पर लिखवाए, अपनी बातों को, आदेश को, जिससे कि जनता उसको पढ़े और जनता जो है राजा के आदेश का अनुकरण करे, अच्छाई बातों का अनुकरण करे। इस तरह से सम्राट अशोक ने शिलालेख, महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए। और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में, स्तंभ लेख में, लघु शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग किए। 4 प्रकार के लिपियों का प्रयोग किए। अब 4 प्रकार के लिपि कौन कौन थे? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। इन सम्राट अशोक के शिलालेखों में 4 प्रकार के लिपि के उल्लेख मिलते हैं। उसके बाद सम्राट अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है किए। तो अभी आपको मौर्य वंश के विषय में संक्षिप्त रूप में उल्लेख कर रहे थे, बता रहे थे, एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक परिचय के रूप में। मौर्य वंश के बाद कुछ छोटे छोटे शासकों ने भारत में शासन किए। मौर्य वंश के बाद जिसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है, गुप्त काल से पहले और मौर्य काल के बाद, मौर्य काल के बाद और गुप्त काल से पहले भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का उल्लेख मिलता है। तो अब आपको मौर्योत्तर काल के बाद जो वंश का है, उन वंशों के विषय में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। शुंग वंश, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग वंश के। और उसके बाद अग्निमित्र, भागभद्र, और शुंग वंश के अंतिम शासक के नाम देवभूति था। देवभूति, ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद कर्ण वंश, कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव थे, वसुदेव। और इसमें सुशर्मन कर्ण वंश के अंतिम शासक थे, सुशर्मन। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, सिमुक। और सिमुक के बाद प्रमुख जो शासक का नाम का उल्लेख मिलता, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी।
उसके बाद आप लोगों को हिंद यूनानी शासकों का, हिंद यूनानी के विषय में, शासकों के विषय में उल्लेख कर रहे हैं। हिंद यूनानी, इसमें मिनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जाने जाते हैं, सबसे प्रमुख शासक थे मिलिंद। और उसके बाद शक वंश शुरू होता है, शक वंश। शक वंश जब भारत में आए, ये 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। जब ये शक अपने स्थान से चले, ये शक आगे चलने के बाद ये अलग अलग 5 भागों में विभाजित होकर के अलग अलग अपना शासन स्थापित किए। जो भारत में जो इन शाखाओं में से जो एक शाखा का उल्लेख मिलता है, उन शाखाओं का जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो है शक वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और शासकों के नाम का उल्लेख छोड़ रहे हैं। उसके बाद हिंद पार्थियाई, हिंद पार्थियाई या पहलव वंश ने शासन किए। इसमें माउस का उल्लेख मिलता है, जो प्रथम शासक थे। पहलव वंश के प्रथम शासक का नाम था माउस। लेकिन भारत में जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे मिथ्रेडेटस। ये हिंद पार्थियाई या पहलव वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद कुषाण वंश प्रारंभ होता, कुषाण वंश। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस ये संस्थापक थे। और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध कुषाण वंश में उनका नाम है कनिष्क प्रथम। और कनिष्क प्रथम का जो टाइम है, कनिष्क, ये सबसे कुषाण वंश में प्रसिद्ध शासक हुए। सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण वंश के थे। अब उसके बाद गुप्त साम्राज्य के विषय में आप लोगों को उल्लेख कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य जो है इस गुप्त वंश श्री गुप्त ने स्थापित किए। और उसके बाद श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त हुए। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे ये। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश में कई शासकों का नाम का उल्लेख मिलते हैं। प्रमुख शासकों के विषय में आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं। रामगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय। इस तरह से गुप्त वंश में प्रमुख शासकों का उल्लेख किए हैं, जहां से एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। प्रमुख शासकों का उल्लेख याद रखिएगा। गुप्त वंश के सभी शासकों का उल्लेख नहीं किए हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रमुख शासकों को उल्लेख किए हैं जहां से बार बार प्रश्न ज्यादा अधिक पूछा जाता है। आपको हम परीक्षा के दृष्टि से बता रहे हैं, परीक्षा के दृष्टि से जहां जहां से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। जहाँ से कभी कभी प्रश्न आता है तो वैसे राजाओं का नाम छोड़ते जा रहे हैं, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पल्लव वंश के विषय में बता रहा है। पल्लव वंश, और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु ने किए थे। सिंह विष्णु ये संस्थापक माने जाते हैं। और सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और महेंद्र वर्मन द्वितीय का जो है उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से पल्लव वंश के प्रमुख राजाओं के विषय में आप लोगों को चर्चा की है। उसके बाद चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, चालुक्य नाम से 3 वंश ने अलग अलग जगह शासन किए। चालुक्य वंश
तीन शाखाओं के रूप में अलग अलग स्थानों पे शासन किए। तो चालुक्य वंश में कौन अलग अलग तीन शाखा थे? एक बादामी के चालुक्य, दूसरा आपका कल्याणी के चालुक्य, और तीसरा वेंगी के चालुक्य। ये तीन चालुक्य का उल्लेख जो है प्राचीन इसमें उल्लेख किए गए हैं। बतापी या बादामी के चालुक्य वंश, बतापी या बादामी के चालुक्य वंश, तो इसमें जो प्रमुख शासक कौन है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य द्वितीय प्रमुख शासक, जहाँ से कि प्रश्न पूछने की संभावित होते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश, इसमें दो प्रमुख शासकों के विषय में नाम का उल्लेख मिलता है। एक है आपको सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठ प्रमुख शासकों के नाम बता रहे हैं, और सब याद रखिएगा और छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद संगम काल आते हैं। संगम काल, प्राचीन भारत के इतिहास में संगम कालों के विषय में उल्लेख मिलता है। संगम काल के विषय, संगम किसको कहा गया है? संगम, देखिए संगम शब्द का अर्थ होता है संघ, परिषद, गोष्ठी, संस्थान, संगम का अर्थ होता है। और उसके बाद संगम काल में, संगम का अर्थ होता है संगम, तमिल कवियों विद्वानों का मिलन, बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी संगम। और संगम का अर्थ जो अभी आप लोगों को जो चर्चा किए, संगम का क्या अर्थ होते हैं। और उसके बाद संगम काल में तीन वंशों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। संगम काल में चेर वंश, चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड राजवंश, इन तीन राजवंशों के विषय में संगम काल में उल्लेख किए गए हैं। और संगम काल में महाकाव्य भी लिखे गए हैं। संगम काल में महाकाव्य, और महाकाव्य जो लिखे गए, 5 महाकाव्य का उल्लेख मिलता है संगम काल में। वो है आपको शिल्पदिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडलकेशी और तोल्कापियम। ये एक ग्रामर की पुस्तक थे, तमिल भाषा में लिखी गई थी, और तोल्कापियम तोल्कापियर ने लिखे थे। एक ग्रामर की पुस्तक है। ये तमिल भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, व्याकरण माने जाते हैं। और उसके बाद 3 संगम हुआ था, 3 सम्मेलन हुआ था अलग अलग समय में। 3 संगम के विषय में उल्लेख इतिहासकारों ने किए हैं। देखिए चोल वंश, 2 तरह के चोल वंश के विषय में उल्लेख मिलता है। एक आपको संगम काल का चोल वंश, वो चोल वंश कालांतर में संगम काल का चोल वंश आगे चल करके खत्म हो जाते हैं, और उसके जगह पे जो शुरू होता है वो उत्तर चोल। और उत्तर चोल जो स्थापित किए थे विजयालय, और विजयालय किए थे उत्तर चोल। उत्तर चोल, अभी फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूज नहीं किए। चोल वंश एक संगम काल के चोल हुए थे, एक होता संगम काल के बाद का चोल। जो संगम काल के बाद का चोल हुए थे ना, वो उत्तर चोल के नाम से जाना जाता है, उत्तर चोल। और उत्तर चोल की स्थापना जो है, संस्थापक जो है विजयालय थे। विजयालय आप लोग जान को विजयालय थे। और इसमें कई प्रमुख शासकों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। एक है आपको राजराज प्रथम, और उसके बाद राजेंद्र प्रथम, और उसके बाद राजाधिराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। ये प्रमुख शासक है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो है
पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, हम सभी शासकों का नाम का उल्लेख नहीं कर रहे, ये बार बार हम आप लोगों को बताते हैं। अब चलते हैं कुछ और वंश है जो कि उल्लेख मिलता है, वो है आपको गुजर प्रतिहार वंश। गुजर प्रतिहार वंश मिहिर भोज ने गुजर प्रतिहार वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज हुए थे। फिर से सुन लीजिए, गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे शक्तिशाली शासक के नाम थे मिहिर भोज। यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना काफ़ी प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश में प्रमुख राजाओं की चर्चा कर रहे हैं, प्रमुख परीक्षा के उपयोगी के दृष्टि से। तो राष्ट्रकूट वंश में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश स्थापित किए, दंती दुर्ग ने। और ये कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और अमोघ वर्ष बहुत प्रसिद्ध शासक थे राष्ट्रकूट वंश में। चलिए अभी आप लोगों को 3 प्रमुख शासकों के विषय में उल्लेख किए हैं, 3। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रकूट वंश में और शासक थे ही नहीं, इसके बाद भी बहुत शासक हुए हैं राष्ट्रकूट वंश में। बंगाल के पाल वंश के विषय में बता रहे हैं, बंगाल और बिहार के पाल वंश। पाल वंश का शासन बिहार और बंगाल पर विशेष रूप से था। तो पाल वंश किसने प्रारंभ किए? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, ये फाउंडर थे, संस्थापक माने जाते हैं गोपाल। और पाल वंश में 3 प्रमुख शासकों के विषय में उल्लेख मिलते हैं, 3 प्रमुख शासकों के विषय में। एक है आपको गोपाल, दूसरा धर्मपाल और उसके बाद देवपाल। 3 शासकों के विषय में उल्लेख किए गए हैं। आप लोग जानते हैं धर्मपाल जो है भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, धर्मपाल ने ही किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किए थे धर्मपाल ने ही किए थे। तो याद रखिएगा, पाल वंश से भी बहुत प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पाल वंश के प्रमुख राजाओं के विषय में उल्लेख किए हैं और राजाओं के विषय में यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो 3 राजवंश थे, गुजर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश का एक राज्य था कन्नौज। और कन्नौज को जीतने के लिए 3 राजवंशों ने लगातार आपस में लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, आपस में संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे आपस में, जिसको कि इतिहास में त्रिपक्ष संघर्ष के नाम से जाना गया। त्रिपक्ष संघर्ष कहा गया इसको इतिहास में, त्रिपक्ष संघर्ष, 3 पक्ष की लड़ाई। इसके बाद और कई शासकों का नाम का उल्लेख मिलता है, जैसे गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश गोविंद चंद्र एक शासक हुआ इसमें, गोविंद चंद्र। उसके बाद जयचंद्र सबसे प्रसिद्ध शासक थे गढ़वाल वंश में। लेकिन इसके बाद भी गढ़वाल वंश में कई राजाओं के विषय में उल्लेख मिलते हैं। दिल्ली अजमेर के चौहान वंश के विषय में चर्चा कर रहे हैं आप लोगों को, दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश। दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश के अंतर्गत इसमें 2 प्रमुख शासकों के विषय में बता रहे हैं, 2 प्रमुख शासक। एक है विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। और दूसरे जो दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश में जो प्रमुख शासक थे पृथ्वीराज तृतीय।
तो चलिए प्रमुख शासकों के विषय में आपको चर्चा किए। उसको जेजाग भुक्ति या बुंदेलखंड के चंदेल शासक, चंदेल शासकों के विषय में उल्लेख कर रहे हैं। चंदेल शासक, फिर से सुन लीजिए, जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के चंदेल शासक। तो इसमें दो प्रमुख शासकों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। दो प्रमुख शासक, यशोवर्मन और विद्याधर ये प्रमुख शासक थे। यशोवर्मन और विद्याधर ये प्रमुख शासक थे। उसके मलवा के परमार वंश, इसमें दो प्रमुख शासक थे, वाकपति मुंज और उसके बाद भोज। फिर से सुन लीजिए एक बार और हम रिपीट करते हैं। मालवा के परमार वंश, इसमें दो प्रमुख शासकों का नाम का उल्लेख मिलता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाकपति मुंज और भोज। उसके बाद आपको कलचुरी वंश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कलचुरी वंश जो कोकल प्रथम संस्थापक थे। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल प्रथम थे। सेन वंश किसने प्रारंभ किए? सेन वंश के फाउंडर संस्थापक किसे माने जाते हैं? सेन वंश के, देखिए, सेन वंश सामंत सेन ने प्रारंभ किए थे। सेन वंश सामंत सेन ने प्रारंभ किए थे और इसमें कई प्रमुख शासकों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। विजय सेन, सामंत सेन, विजय सेन, वलाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये सेन वंश से संबंधित प्रमुख शासक है। उसको गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, इसमें दो प्रमुख शासक के नाम का उल्लेख मिलते हैं। दो प्रमुख शासक, जयसिंह और कुमारपाल। ठीक है, जयसिंह और कुमारपाल। उसके बाद आप लोगों को कश्मीर के राजवंशों के विषय में उल्लेख कर रहे हैं। कश्मीर के राजवंशों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर के राजवंश, तो कश्मीर में 800 से 1200 ईस्वी के मध्य तीन वंशों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। तीन वंशों के विषय में, एक है आपको कारकोट वंश और दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन थे। कारकोट वंश के संस्थापक। और इसमें और दो प्रमुख शासकों के विषय में उल्लेख मिले, ललितादित्य मुक्तापीड और जयापीड विंध्यादित्य, और ये प्रमुख तीनों शासक थे। उत्पल वंश भी कश्मीर में शासन किए थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। और उसके बाद लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। और इसमें हर्ष का नाम का भी उल्लेख मिलता है, हर्ष। तो अभी आप लोगों को प्रमुख रूप से प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कुछ वंश प्रमुख राजवंशों के विषय में उल्लेख किए हैं, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, एक स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ विस्तार से एक बातों की चर्चा नहीं किए, और प्राचीन भारत का इतिहास का यदि संक्षिप्त में भी परिचय दूं
तो कम से कम परिचय में 8 से 10 घंटे लगेंगे। संक्षिप्त परिचय देने के बाद भी 8 से 10 घंटे लगेंगे। संक्षिप्त अगर एक एक बातों को संक्षिप्त में उल्लेख किए जाएंगे, लेकिन इसको कहिए कि जो परिचय दिए प्राचीन भारत के इतिहास का, काफ़ी एक छोटे रूप में। तो आप लोगों को अगला वीडियो मध्यकालीन भारत का इतिहास का संक्षिप्त परिचय देंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास का, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास का परिचय देंगे। फिर भूगोल का, भारतीय भूगोल का, विश्व भूगोल का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद भारतीय संविधान और अर्थशास्त्र का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ आप लोग हम आशा करते हैं कि जो आप सुनेंगे एक संक्षिप्त में प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में आप लोगों को जानकारी मिलेगी, और आप लोग काफ़ी ध्यान से सुने और गौर से सुने। जैसा कि हम फिर से अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। यूट्यूब चैनल का नाम डॉक्टर अशोक IAS एजुकेशन है। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से सुने, काफ़ी समय दिए, और सभी को धन्यवाद।